हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने वन शॉट वीडियो में लेकर आ गए हैं सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग, खेती की प्रणालियाँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आप लोग जो भी फार्मिंग किया जाता है, हम लोग फार्मिंग करते हैं, उसमें कई सारे सिस्टम्स होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो वो बेसिकली ये क्वेश्चन आ जाता है, इसमें से एक दो क्वेश्चन हमेशा हर पेपर में फंसता है। तो हम इसके बारे में आज संपूर्ण एक ही वीडियो में संपूर्ण रिवीजन करेंगे। तो वन शॉट वीडियो रहेगा ये, बहुत ही हम सुपर फास्ट तरीके से इसको लेकर चलेंगे और एजीटीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह होगा। बाकी सभी आगामी आने वाले जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्रीकल्चर एग्जाम है, तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और मैं खबर बता दूं कि एमपी व्यापम की तरफ से कैलेंडर जारी कर दिया गया है और मध्य प्रदेश में जो एग्रीकल्चर SADO, AEO, REAO, इन सभी तीनों भर्तियों का जो विज्ञापन है वो मई में आ जाएगा, जिसका एग्जाम आपको जुलाई अगस्त तक देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत बढ़िया भर्ती है एग्रीकल्चर की। आप लोग को उसका हम प्रीवियस ईयर भी पेपर भी लाएंगे, पूरा उसको फुल डिटेल नोटिफिकेशन भी लाएंगे। तो अभी हम इसके क्लास को पूरा करते हैं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक जो भी नए नोटिफिकेशन आए आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए हम शुरू कर देते हैं क्लास को। तो दोस्तों, हम शुरू कर देते हैं खेती की प्रणालियाँ, सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग। भारतीय दशाओं के अनुसार खेती की प्रणाली से अभिप्राय कृषि में आर्थिक व सामाजिक क्रियाओं की गतिविधियों से है, जिसके अंतर्गत कृषि का कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। कृषि की प्रमुख प्रणालियाँ अधोलिखित है। हम भी जो एग्रीकल्चर में जो भी गतिविधियाँ होती हैं वो आर्थिक रूप से भी होती है, सामाजिक क्रियाओं के रूप में। सामाजिक क्रिया का मतलब है जो भी हम जीवन यापन करते हैं। हम कृषि में कुछ प्रक्रियाएं करके फार्मिंग हम लोग करते हैं। दो टाइप है हम लोग, या तो अपना जीवन यापन खुद के लिए करते हैं या उससे कुछ आर्थिक मदद मतलब कुछ पैसा या व्यवसाय के लिए करते हैं। तो उसी के लिए जो भी अंतर्गत कार्यक्रम संपन्न किया जाता है, उसमें जो भी प्रणालियाँ हैं उसके बारे में संपूर्ण है। तो सबसे पहले आ जाता है स्टेट फार्मिंग। ठीक है, स्टेट फार्मिंग क्या है? राज्य की खेती इसको बोलते हैं। तो राज्य की खेती किए जाने वाले फार्म सरकार की संपत्ति होती है। ये किसकी संपत्ति होते हैं? सरकार की संपत्ति होते हैं। और भूमि का प्रबंध सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। ये भी जो भी फार्म मैनेजमेंट किया जाता है वो सरकारी कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता है। फार्म उत्पादन की योजना सरकार द्वारा बनाई जाती है। प्रतिदिन का कार्य दिहाड़ी मजदूरों द्वारा किया जाता है। ऐसे फार्मों को चलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार की सुविधाएं आवश्यकता अनुसार पूंजी दी जाती है। इस प्रकार के फार्म अनुसंधान के कार्य, प्रदर्शन, अच्छे बीज की मात्रा को बढ़ाने के लिए चलाए जाते हैं। एक प्रकार से ये राज्य की खेती क्या है? यह सरकार के द्वारा चलाया जाता है। आप लोग देखे होंगे केवीके वगैरह हो गया, केवीके में जो भी खेती की जाती है वो देखे होंगे सरकार के द्वारा इसमें चलाया जाता है। और इसका जो भी प्रबंधन होगा वो सरकारी जो भी कर्मचारी होते हैं, फार्म मैनेजर की पोस्ट होती है, साइंटिस्ट का होता है, एसएमएस का होता है, वो सब इसका पूरा मैनेजमेंट करते हैं। और जो उसमें कार्य करते हैं, जो हेल्पिंग का कार्य करते हैं, वो दिहाड़ी मजदूरों को बाहर से बुला कर करते हैं और या तो कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं। उनके अनुसार ही वो कार्य को उसमें अपने हेल्प लेते हैं। और जो भी उसमें फार्म में जो भी आवश्यकताएं होती हैं वो सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जाता है, उसी का वो प्रयोग करते हैं। और यह और उसमें सरकार की तरफ से जो भी आवश्यक खर्चे लगते हैं या दिहाड़ी मजदूर के लिए, बीज के लिए, जो भी आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं होती है खेती करने के लिए, वो सब सरकार के द्वारा पूंजी के रूप में दिया जाता है। और इस प्रकार का फार्म अनुसंधान कार्य करने के लिए या प्रदर्शन करने के लिए, अच्छे बीज को मात्रा को बढ़ाने के लिए वो चलाए जाते हैं। तो यह हो गया राज्य की खेती। नेक्स्ट आता है पूंजीवादी खेती। ठीक है, पूंजीवादी खेती क्या है? पूंजीवादी से आप लोग शब्द से ही समझ सकते। पूंजीवादी कृषि के अंतर्गत पूंजीपतियों के पास बड़े बड़े भूखंड होते हैं, जो या तो वह स्वयं क्रय करते हैं या सरकार द्वारा उनको अधिग्रहित कर दिए जाते हैं। ये पूंजीपति इन भूखंडों पर मजदूरों की सहायता एवं आधुनिक तकनीकी एवं साधनों को काम
काम में लाकर भूमि का अधिकतम उपयोग करते हैं। यह व्यवस्था अमेरिका, ब्रिटेन में प्रचलित है। भारत में चाय, काफ़ी, रबड़ के बागान में यह प्रणाली पाई जाती है। तो पूंजीवादी का मतलब ये है, जैसे इसके अंतर्गत पूंजीपतियों के पास बड़े बड़े भूखंड होते हैं। बहुत सारे पूंजीपति लोग होंगे। पहले के जो राजा महाराजा रहते थे उनके पास बहुत ही बड़े क्षेत्र में उनके पास भूखंड रहता था, मतलब खेत रहता था। तो हुआ या तो वो स्वयं उसको लीज पर दे देते थे का उस पर खेती करने के लिए, या तो कुछ विक्रय कर देते थे, तो जिससे वो सरकार द्वारा भी उनको अग्रहित कर दिया। जैसे कि वो पूंजीपति हैं प्राइवेट, लेकिन सरकार उसको अनुबंधित तौर पर ले लेती थी। जैसे आप लोग अभी देखे होंगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार उसको अनुबंधित रूप से ले लेती है। जैसे आप अपना खुद का प्राइवेट बस लेते हैं, तो आप उसको सरकार के द्वारा अनुबंधित, वो सरकार अनुबंधित के रूप में उसको ले लेती है। आपको उसका जो भी भाड़ा आएगा वो उसका एक फिक्स रहता है, लेकिन उससे जो भी कमाई आएगी वो सरकार की होगी। ठीक है, तो उस प्रकार से वो अधिग्रहित रूप से कर दिया जाता है। उसी प्रकार से भूमि के भी जो बड़े बड़े खंड होते हैं पूंजीपतियों के, वो या तो किसी छोटे छोटे लोगों को दे देते हैं, बांट देते हैं, या सरकार के द्वारा अनुग्रहित कर लिया जाता है। और वो या तो पूंजीपति वो या तो जो सेठ महाजन होते थे राजा, या तो उस भूखंड पर स्वयं कार्य करवाते थे मजदूरों के रूप, मतलब मजदूरों की सहायता से, लोगों की सहायता से, या वह तकनीकी साधनों को काम में लाकर उस भूमि का अधिकतम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो वो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है वो ज़मीन मतलब कि भाड़े पर किसी दूसरे को दे देते हैं, वो उस पर कार्य करते हैं, या तो स्वयं करते हैं या तो भाड़े पे दे देते हैं बस। यदि उनके पास क्षमता है स्वयं करने की, उनके पास लोग हैं, उनके घर में कई सारे लोग हैं, तो एक लोग को दे दिए, भैया इतना वो संभाल रहा है, पूरा खेती का कार्य संभाल रहा है। अगर कोई नहीं है तो ठेके पर दे देते हैं, मतलब इतना हमको चाहिए, आप चाहे जो करिए। तो पूंजीवादी खेती में मैंने बताया, पूंजीवादी खेती में जो बड़े बड़े भूखंड होते हैं वो सरकार के द्वारा अधिग्रहित कर दिए जाते हैं, या तो स्वयं उस पर मजदूरों की सहायता से आधुनिक तकनीकी साधनों को काम में लाकर उस भूमि का अधिकतम उपयोग करते थे। इस प्रकार की खेती आप लोग कहाँ देखने को मिलती हैं? इस प्रकार के आप लोग अमेरिका में देखे होंगे और ब्रिटेन में। अमेरिका में भी आप लोग खेती की देखेंगे, वहाँ भी यूट्यूब पर देखेंगे, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पे बड़े बड़े भूखंड पर कार्य किया जाता है। वहाँ बाहर से भी लोग जाते हैं कार्य करने के लिए, बहुत अच्छा पेमेंट भी देता है डॉलर में। तो वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट खेती बहुत पूंजीवादी खेती होती है। ब्रिटेन में भी यही हाल है। तो वहाँ लोग बड़े लोग वो लीज पर लेकर खेती को अपना कार्य करते हैं। और अपने भारत में यह इस प्रकार की खेती कहाँ देखने को मिलती है? चाय, काफ़ी, रबड़, मतलब वो असम, कर्नाटक क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर राज्यों में इस पर जो बागान की प्रणालियाँ लगाई जाती है वहाँ पर ये देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की पूंजीवादी खेती। नेक्स्ट चलते हैं निगमित खेती। ठीक है, कारपोरेट फार्मिंग। निगमित खेती क्या है? कृषि के इस स्वरूप के अंतर्गत खेती का प्रबंध एक निगम के द्वारा किया जाता है। निगम के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है तथा संपूर्ण व्यवस्था संचालक मंडल द्वारा की जाती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत बड़ी मात्रा में भूमि और पूंजी की आवश्यकता होती है। खेती का यह स्वरूप यूएसए में प्रचलित है। हमारे देश में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और चेन्नई के कुछ क्षेत्रों में खेती की यह प्रणाली प्रचलित है। इसके अतिरिक्त सूरतगढ़, राजस्थान का सूरतगढ़ आदि कई फार्म्स को सम्मिलित करके केंद्रीय सरकार के अधीन भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मतलब क्या? निगमित कारपोरेट खेती का मतलब यह है कि इसमें देखिए ये एक किसी प्राइवेट एक निगम के द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, ये लिमिटेड हो गया चाहे वो गवर्नमेंट हो गया, दोनों मिलकर कार्य कर सकते हैं। ये किसी एक कोई संस्था के द्वारा इस पर कार्य किया जाता है, क्योंकि संपूर्ण जो भी उस पर कार्य होगा उसका दायित्व निगम की ही होगी। और संपूर्ण व्यवस्था संचालक मंडल उसका द्वारा की जाती है, उसका संचालक होता है जो निगम के, वो पूरा व्यवस्था करता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत बड़ी मात्रा में भूमि और पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में भूमि और पूंजी की आवश्यकता होती है। खेती के स्वरूप कहाँ देखने को मिलता है? यूएसए में। यूएसए में प्रचलित है। हमारे देश में कहाँ पर? अपने भारत में महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्रों पर मिलती है, तमिलनाडु में और चेन्नई में। और यह प्रणाली
इसके अतिरिक्त सूरतगढ़ में भी कई फार्म सम्मिलित करके ये केंद्रीय सरकार का अधीन भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड के अंतर्गत इसको नाम दे दिए गए भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड। तो इस प्रकार से ये मिलकर कार्य करते हैं कॉरपोरेट खेती, ठीक है। एक निगम के द्वारा इसमें देख रेख की जाती है। और इसके आगे क्या है इसमें दिया गया है, यह एक व्यापारिक दृष्टि से खेती की जाती है। इसमें व्यापारिक दृष्टि से भी खेती की जाती है, मतलब को हम ऐसे फसल को उगाते हैं कि जो कि व्यापार की दृष्टि से मुनाफा ज़्यादा हो। और ध्यातव्य है कि राष्ट्रीय किसान आयोग ने कृषि के व्यावसायिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की खेती को बढ़ावा देने का सुझाव दिया है। मतलब यह कारपोरेट खेती के मतलब जो छोटे छोटे फार्म्स हैं उन सबको मिलाकर एक बड़ी व्यापारिक रूप से उस पर किसी निगम के द्वारा कार्य किया जाता है, तो हो गया निगम कॉरपोरेट फार्मिंग। तो इस पर राष्ट्रीय किसान आयोग ने कृषि के व्यावसायिक लक्ष्य को बढ़ाने के लिए इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह अभी अपने भारत में व्यापक तौर पर असफल है। लोग कॉरपोरेट में नहीं आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं काश्तकारी खेती, पीजेंट फार्मिंग। इस प्रणाली के अंदर किसान राज्य से सीधा संबंध होता है, ठीक है। किसान का जो भी है अपने राज्य सरकार से सीधा संबंध होता है। वह स्वयं भूमि का मालिक होता है, ठीक है। वह स्वयं जो भी किसान है वो स्वयं ही उसकी भूमि होती है, वो स्वयं ही उसका मालिक होता है। उसको अस्थायी पैतृक या हस्तांतरण के अधिकार प्राप्त होते हैं, जो कि काश्तकार खेती मतलब जो हमारे भारत में आधुनिक रूप से जो अभी वर्तमान समय में जो किसान अपना कार्य कर रहे हैं वो काश्तकार खेती के ही रूप में होता है। यह निर्धारित मालगुजारी राज्य को देता है। आप लोग देखे होंगे पहले लगान भी लगता था खेती का, वो कुछ जो भी रहता था वो अपना राज्य सरकार को देती थी। कृषि के सभी कार्य किसान अपनी इच्छा से करता है। ध्यातव्य की खेती की प्रणाली में यह प्रणाली भारत में प्रचलित है। तो यही है कि काश्तकार खेती का मतलब यह है कि इसमें जो भी है भूमि हो वो इसका स्वामित्व किसान के स्वयं उसके पास ही होता है। उसको अस्थायी रूप से रहता है, उसका पैतृक रूप से हस्तांतरित होता रहता है कि उसका है, फिर उसके बेटे को होगा, फिर उसके अन्य जो भी आते रहेंगे उसी से पैतृक रूप से वो हस्तांतरित होता रहता है। उस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं हो सकता जब तक वह किसी को अपनी इच्छा अनुसार किसी दूसरे को न दे। तो वह निर्धारित मालगुजारी राज्य को देता है और राज्य को कर के रूप में कुछ न कुछ देता है। और इस प्रकार की खेती में किसान अपने इच्छा अनुसार जो भी खेत की बुआई करता है या जुताई करता है वो अपने इच्छा अनुसार करता है कि कौन सी फसल बुआई करना है कौन सी नहीं, तो अपने अनुसार ही वो करता है। और इस प्रकार की खेती भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित यही प्रकार की खेती है। ये पूछा गया है हमारे भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की फार्मिंग की जाती है, तो वो पीजेंट फार्मिंग काश्तकारी खेती के ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं जॉइंट फार्मिंग, संयुक्त खेती। जॉइंट फार्मिंग क्या है, यह संगठन का वह रूप है जिसमें दो या दो से अधिक कृषक सहकारी नहीं बल्कि आपसी साझेदारी के आधार पर कृषि संसाधनों को संयुक्त करके कृषि कार्य करते हैं जो लाभ उत्पादन बराबर या पूर्व निश्चित पर। संयुक्त खेती का मतलब है कि दो या दो से अधिक किसान, छोटे छोटे किसान मिलकर, ये किसी सहकारी या सरकार के द्वारा संबंधित नहीं रहता है, स्वयं अपनी इच्छा अनुसार वो आपसी मेल जोल के कारण दोनों लोग मिलकर इस पर खेती करते हैं। और जो भी कृषि संसाधन उपयोग होते हैं वो बराबर से संयुक्त रूप से उस पर अपना वो उस पर इन्वेस्ट करते हैं, और जो भी लाभ होगा उत्पादन होगा बराबर या किसी पूर्व पहले से अपना डिसाइड रहता है किस अनुपात में हमको बांटना है, किसको कितना चाहिए वो कर लेते हैं। तो यह संयुक्त खेती होता है, जॉइंट फार्मिंग। सामूहिक खेती है, सामूहिक खेती में है कि जैसे इसमें सामूहिक खेती मतलब जैसे जो भी गांव में आप लोग देखे होंगे कई छोटे छोटे लोग रहते हैं जो भी छोटे छोटे अंदर इसको जोत बोलते हैं। इस प्रणाली के अंदर जोत समस्त कृषि इनपुट को एकत्रित कर लिया जाता है जो भूमि को स्वामित्व संपूर्ण समाज में निहित होता है। प्रबंधन निर्वाचन प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। सदस्यों का श्रमिक वर्ग कार्यानुसार पारिश्रमिक मिलता है, तो अंततः बचे लाभ का वितरण भूमि के आधार पर किया जाता है। सामूहिक खेती का मतलब है कि हमारे एक मोहल्ला है पूरा गांव, उसमें सब लोग अपना खेती छोटे छोटे टुकड़े में रहता है तो उसको एक मिलाकर किसी एक स्वामित्व किसी को एक उसमें अध्यक्ष बना देंगे प्रबंध समिति, ये पूरा देख रेख करेगा, वो पूरा देख रेख करके उस पर पूरा खेती करेगा।
और जो भी लोग उसमें कार्य करेंगे, जो भी लोग उसका कार्य करेंगे वो उनका दैनिक पारिश्रमिक दिया जाता है, और जो अंत में उसका लाभ मिलता है प्रोडक्शन, उनके भूमि के अनुसार, जिस प्रकार से भूमि का बंटवारा हुआ रहता है उसी अनुसार वो उनके बांट दिया जाता है। वो सामूहिक खेती होता है। मतलब इसमें कई किसान छोटे छोटे मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, सामूहिक खेती होता है। सहकारी खेती होता है, कोऑपरेटिव फार्मिंग। इसका तात्पर्य है कि उस संगठन से है जिसमें किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्ण अपनी भूमि, श्रम और पूंजी को एकत्र करके सामूहिक रूप से खेती करता है। सदस्यों को उनके श्रम तथा भूमि के स्वामित्व के अनुपात में लाभांश के रूप में आमदनी प्राप्त होता है। सदस्य समिति से अलग होने के लिए स्वतंत्र होता है। इसका मतलब है सहकारी। कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब होता है किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य इसमें स्वेच्छापूर्वक अपनी भूमि, ठीक है, इसमें किसान अपने सुरक्षा अनुसार न, इसमें न किसी दबाव के कारण, वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के उद्देश्य से ही वो भूमि, श्रम, पूंजी को एकत्रित करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं। ठीक है, वो सामूहिक रूप से मतलब देखे होंगे गांव में ये छोटे छोटे जो किसान रहते हैं, परिवार के लोग रहते हैं, तो एक साथ कार्य करते हैं। खेत भले अलग रहता है, एक दूसरे में खेत में जाकर कार्य करेंगे। इससे क्या होगा, लोगों की जो मजदूरों की आवश्यकता रहती है उसकी पूर्ति हो जाती है और उनकी बचत भी हो जाती है। और उनका उद्देश्य रहता है कि वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, किसी के दबाव में नहीं रहते हैं। वो हो जाता है, उसका उद्देश्य क्या रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना। और जो भी आमदनी प्राप्त होती है उनके स्वामित्व के अनुपात में वो बांट देते हैं। ठीक है, और सदस्य समिति से अलग होने, वो जो भी इसमें समिति में जो भी अपना रहता है उसमें कोई दबाव नहीं रहता है, वो अपने अलग होने के लिए स्वतंत्र रहते हैं कि आप हमारे साथ आइए, खेती करिए कि नहीं करना है। ये सहकारी समिति होता है, सहकारी खेती होता है। फिर आ जाता है कृषि यंत्रीकरण। कृषि यंत्रीकरण, एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन। ठीक है, कृषि यंत्रीकरण का मतलब क्या है, जो भी कृषि कार्यों में जो भी हम यंत्र का उपयोग करते हैं, मतलब कि मशीनरी के प्रयोग करते हैं, जैसे हमको जुताई करने के लिए, निराई करने के लिए, गुड़ाई करने के लिए ट्रैक्टर हो गया, इन सब का जो यूज करते हैं वो कृषि यंत्रीकरण में आता है। यही लिखा है, कृषि यंत्रीकरण का अभिप्राय भूमि पर मशीनों द्वारा उन कार्यों को करने से है जो साधारणतया मानव शक्ति व बैल, घोड़े व अन्य किसी प्रकार के वाहक पशुओं के द्वारा किए जाते हैं। ये कृषि यंत्रीकरण का मतलब जैसे कि पहले हम मानव शक्ति को बदलकर, ह्यूमन शक्ति को बदलकर, वो प्रकृति शक्ति को बदलकर वो प्राकृतिक शक्ति में ले आ देते हैं, जिसको हम मशीनरी के रूप में प्रयोग कर देते हैं। जैसे हम पहले क्या था, बैल, घोड़ा, अन्न इत्यादि अन्य पशुओं को हम उपयोग कर देते थे खेती करने के लिए। तो अभी क्या हुआ, अब उसके स्थान पर हम तरह तरह की मशीनरी लाने लगे। हमें इससे क्या होता है, समय की बचत होती है, और वहीं जो मजदूरी ज़्यादा देना पड़ता था वो भी बचत होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसका हम लाभ ले पाते हैं, कम समय में ज़्यादा कार्य कर देता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि श्रमिक क्षेत्र में श्रम को पूंजी में बदल लेना, ठीक है, कृषि का यंत्रीकरण होता है। कृषि विकास में नवीन प्रौद्योगिकी के प्रवेश के साथ ही कृषि यंत्रीकरण कार्य तेजी से प्रारंभ हो गया। भारत में 2 से अधिक रूप अपनाया जाता है। भारत में इसे 2 रूपों में अपनाया जाता है। कृषि यंत्रीकरण का सीधा सीधा मतलब है फंडा, कि हम जो भी खेतों में खेती करने के लिए जो भी हम मशीनरी के प्रयोग कर देते हैं, हम लोग अपना मानव, घोड़ा, पशु इन सबको नहीं, सिर्फ मशीनरी के जो हम ड्रोन से, हम मशीन से छिड़काव करते हैं, ट्रैक्टर हो गया, खुरपी, ये सब जो हो गया मशीनरी के प्रयोग कर देते हैं, हार्वेस्टर मशीन आ गया, वो कृषि यंत्रीकरण हो गया। इसको 2 प्रकार से कौन से करते हैं। प्रथम क्या है, प्रथम हो गया परंपरागत पशु चालित। ठीक है, परंपरागत पशु चालित कृषि उपकरणों के स्थान पर क्या हम ला दिए, डीजल, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों का प्रयोग करने लगे। ठीक है, पहले क्या था, पशुओं से हम, बैल से हम जुताई कर देते थे, और पशुओं से हम सिंचाई कर देते थे, राहत उस वगैरह हम लगा देते थे। पशु सब पुराने सिंचाई पद्धति पढ़ेंगे उसमें रहता है, पशुओं की सहायता से ही हम सिंचाई भी कर देते थे। तो हमारे लिए पशु बहुत ही ज़्यादा उपयोगी थे।
और जो भी हम गन्ने की पेराई करते थे वो भी पशुओं की सहायता से करते थे। जो भी माल ढुलाई रहता है, परिवहन का कार्य भी पशुएं ही करते थे। अब उसके स्थान पर हम क्या ला दिए, डीजल ला दिए, डीजल इंजन ला दिए। डीजल इंजन से हम लोग फटाफट कार्य करते हैं। डीजल इंजन से हम लोग कोल्हू लगा देते हैं और डीजल ट्रैक्टर आ गया। उस हिसाब से पवन ऊर्जा गया, पवन ऊर्जा के माध्यम से हम लोग भी कृषि कार्य कर लेते हैं। पवन ऊर्जा से जैसे हम पानी वगैरह सिंचाई के लिए हम ट्यूबवेल पवन ऊर्जा से आ गया। अब तो बदल गया, सौर ऊर्जा आ गया, बिजली आ गई। तो ये सब प्रथम हो गया। दो रूपों में कौन सा, ये फर्स्ट श्रेणी में आता है। द्वितीय श्रेणी में कौन सा आता है, देश के विभिन्न कृषि जलवायु सामाजिक आर्थिक स्थितियों के संदर्भ में भारवाही पशुओं के महत्व एवं उनकी अनिवार्यता को दृष्टि में रखते हुए पशुचालित उपकरणों का प्रोन्नयन एवं प्रतिस्थापित करना। कृषि यंत्रीकरण में सबसे अधिक प्रगति ट्रैक्टरों और पावर टिलरों के प्रयोग में दिखाई दे रहा है। प्रथम रूप में ये होगा जो बेसिक चीजें यूज कर देते थे उसको हटाकर उसके स्थान पर जो नया चीज लाए। द्वितीय में क्या आ गया, द्वितीय में ये आ गया कि हम कृषि जलवायु को सामाजिक, उसकी क्लाइमेट को भी देखते हुए, उसके सामाजिक आर्थिक स्थितियों को भी देखते हुए कि भारवाही जो भी पशुएं का उनके महत्व को, अनिवार्यता को दृष्टि में रखते हुए कि पशुओं को हम ऐसे तरीके से उसमें न प्रयोग किया जाए, ये सब सामाजिक स्थितियां होती हैं। तो इनके स्थान को इसको प्रतिस्थापित करके कृषि यंत्रीकरण सबसे अधिक प्रगति क्या है, हम लोग ट्रैक्टर ले लिए, पावर टिलर ले लिए, हार्वेस्टर ले लिए। तो जो भी बड़े बड़े मशीनरी ले गए, महंगी चीज ले गए, वो सब हो गया हम द्वितीय में। तो प्रथम और द्वितीय में हो गया, ये हो गया फार्म मशीनरी। फिर आगे वेट फार्मिंग। तर कृषि क्या है, वेट फार्मिंग। तर कृषि काप मिट्टी के उन क्षेत्रों में प्रचलित है जहां वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है। वेट फार्मिंग क्या होता है, जहां पर ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहां पर ये खेती की जाती है। इसमें ये कौन से, काप मिट्टी के क्षेत्र पर। ये समुद्र तटीय मिट्टी होती है काप मिट्टी। तो इसका कहाँ पर होगा, मध्य एवं पूर्वी हिमाचल प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम एवं पश्चिमी समुद्री तटीय मैदान। इस प्रकार की कृषि का प्रसार है यहाँ पर। इन क्षेत्रों पर तर वेट फार्मिंग का प्रसार है। यहाँ पर वर्ष में एक से अधिक बार भूमि से कृषि उत्पादन प्राप्त किया जाता है। यहाँ बिना सिंचाई की खेती होती है। चावल, जूट इस कृषि की प्रमुख फसल है, मैंने बताया ना। यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है, एनुअल वर्षा। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से फसलें उगाई जाती हैं, चावल, जूट, ये फसलें जो कि ज़्यादा वाटर लॉगिंग वाले फसल होते हैं, उनका उपयोग इसमें उत्पादन किया जाता है। इनका क्षेत्र कहाँ कहाँ है, हिमाचल प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम, मेघालय, नागालैंड, पूर्वोत्तर राज्य जो भी हो गया, और वहीं पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान हो गया, ठीक है। तो इन सब का क्षेत्र जो है वेट फार्मिंग यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट आता है आर्द्र कृषि, ह्यूमिड फार्मिंग। ह्यूमिड फार्मिंग, यहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। 200 से अधिक अगर हो जाएगा तो वहाँ वेट फार्मिंग होगा। अगर 100 से 200 के बीच है वहाँ पर ह्यूमिड फार्मिंग होता है। यहाँ कृषि वही मिट्टी में, काली मिट्टी के उन क्षेत्रों में प्रचलित है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं और यह कपास के लिए उत्तम होता है, ठीक है। इसका रंग काला क्यों होता है, ह्यूमस के कारण होता है, ठीक है। ऐसे क्षेत्र मध्य भारत के मध्य एवं पूर्वी गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी हो गया, उत्तर पूर्वी पठार भाग हो गया, इन सब में फैला हुआ है। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है, बिहार का हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों के भूभाग शामिल हैं, और मध्य प्रदेश के भी कुछ भाग शामिल हैं। यहाँ पर वर्ष में 2 फसलों के अलावा, यहाँ पर इन जगहों पर वर्ष में हम जो 2 फसल लेते हैं, उनके अलावा भी हम तीसरी फसल को भी हम ले लेते हैं। तो तीसरी फसल, जायद की फसल भी इसमें प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो हो गया आर्द्र भूमि। ह्यूमिड फार्मिंग मतलब जहाँ पर 100 से और 200 के बीच वर्षा होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ पर ये ह्यूमिड फार्मिंग होता है। 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है तो वेट फार्मिंग होता है।
वेट फार्मिंग में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, और यहाँ पर जो ह्यूमिड फार्मिंग होती है यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। और यह मुख्यतः काली मिट्टी के उन क्षेत्रों में प्रचलित है जहाँ पर पठार है, उत्तरी पूर्वी पठार भाग, मध्य क्षेत्र हो गया, पूर्वी गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र की घाटी का क्षेत्र। नेक्स्ट आ जाता है सिंचित कृषि, इरिगेशन फार्मिंग। ठीक है, इरिगेशन फार्मिंग हो गया। यहाँ पर कितना सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 100 से नीचे अब आ जाते हैं। 100 से नीचे कहाँ तक, 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच जहाँ पर वार्षिक वर्षा रहती है वहाँ पर इरिगेशन फार्मिंग बोलते हैं। सिंचित क्षेत्र मतलब यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता होती है, जो के लिए यह वर्षा कृषि के लिए अपर्याप्त होती है। इस कृषि के प्रसार कांप, काली, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी उन सभी क्षेत्रों में मिलता है जहाँ पर वार्षिक वर्षा मात्र 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच रहती है, जो कि कृषि के लिए अपर्याप्त होती है। आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, 50 से 100 सेंटीमीटर के यदि बीच वार्षिक वर्षा होगी तो कृषि के लिए अपर्याप्त होगी। इन भागों में कृषि प्रमुख ये इन कौन कौन से इसमें क्षेत्र आएंगे, इसमें आपको देख लीजिए, पंजाब का क्षेत्र, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर एवं दक्षिण तमिलनाडु, पूर्वी तट, नदियों का डेल्टा प्रदेश, ये सब इसमें शामिल है। इसमें मुख्यतः कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, गेहूँ, चावल और गन्ना। ठीक है, तो ये सिंचित क्षेत्र होता है। हम लोग उत्तर प्रदेश का जो गंगा का मैदानी भाग है वो इरिगेशन फार्मिंग में ही आता है। ठीक है, तो ये इरिगेशन फार्मिंग में आता है। यहाँ पर मुख्य कौन सी फसलें होती हैं, गेहूँ, चावल, गन्ना। ठीक है, और इसमें वार्षिक वर्षा पूछ लेता है, 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। उस फार्मिंग को क्या बोलते हैं, तो बोल देना है आपको, क्या बोलना है, सिंचित खेती बोलना है। 100 सेंटीमीटर से आप लोग को बोलना है आगे, 100 से 200 के बीच रहेगा तो क्या बोलेंगे आप लोग, ह्यूमिड फार्मिंग बोलना है। या 200 से अधिक हो गया तो क्या बोलेंगे, वेट फार्मिंग बोलना है। ये जरूर याद करके रखना है, यही डायरेक्ट आपको ऑप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर आप कन्फ्यूज आ जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं एग्रीकल्चर क्यों कठिन होता है, एग्रीकल्चर में हर एक चीज़ को आपको याद रखना है। इसमें आपको थ्योरी क्लासेस से जो भी आता है उसमें कहानी तो ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन आता है तो आप कहानी नहीं बना पाते हैं। उसमें सीधा पूछ लेगा ये किसकी वैरायटी है, इसमें कौन सी कहानी बताएंगे। सीधा बोलते 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, उसको क्या कौन सी फार्मिंग में आता है, वहाँ पर ऑप्शन दे दिया, वेट फार्मिंग दे दिया, ह्यूमिड फार्मिंग दे दिया, इरिगेशन फार्मिंग दे दिया। जब आप लोग समझे रहेंगे इसको तभी आप लोग इसको लगा पाएंगे, यदि आप लोग नहीं समझे रहेंगे तो नहीं लगा पाएंगे। तो ये हो गया इरिगेशन फार्मिंग। भूमि की अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक बदलता है, यहाँ से क्या आता है, भूमि की उपलब्धता के आधार पर दो प्रकार की खेती होती है। कौन कौन सी, गहन और विस्तृत, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। ठीक है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव खेती। ठीक है, तो इंटेंसिव खेती क्या है, ये इंटरटेंसिव यहाँ लिख दिया, इंटेंसिव उसको बोलते हैं गहन खेती। आप लोग पढ़े होंगे गहन अध्ययन भी होता है, इंटेंसिव रीडिंग भी होता है। तो यहाँ पर इंटेंसिव खेती, गहन खेती क्या है, इस प्रकार की कृषि में निश्चित समय अवधि में फसलों का अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का उपयोग किया जाता है। गहन खेती का मतलब होता है कि इसमें हम एक निश्चित समय में अधिक से अधिक प्रोडक्शन लेने के लिए उसमें प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का उपयोग कर देते हैं। आगे क्या है, अधिक जनसंख्या घनत्व तथा भूमि की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरकों, उन्नत बीजों, कीटनाशक दवाइयों, सिंचाई, फसल परिवर्तन आदि के अधिक प्रयोग से इस प्रकार के कृषि संपन्न कहते हैं। इसका क्षेत्र कहाँ है, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, कोरिया, अमेरिका, फ्रांस आदि। इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है, इंटेंसिव फार्मिंग हम पहुंचे थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम इंटेंसिव फार्मिंग मतलब गहन खेती। इसमें क्या है कि हम जो भूमि का अधिक से अधिक उपयोग में लेते हैं, भूमि का एक एक हिस्सा हम अधिक से अधिक उपयोग में लेते हैं। क्यों, क्योंकि हम उसमें अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें, अधिक से अधिक लाभ ले सकें। ठीक है, यह अधिक जनसंख्या घनत्व, भूमि की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में इसका उपयोग ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जहाँ पर अधिक जनसंख्या घनत्व होता है वहाँ पर भूमि की उपलब्धता कम होती है,
तो उसमें हम अधिक से अधिक सिंचाई, उर्वरक उपयोग करके मतलब कि कृषि एकदम एक मतलब कि साइंटिफिक तरीके से कर एकदम गहन, मतलब गहन का मतलब होता है गहन, उस तरीके से हम फार्मिंग करते हैं। तो ये इस प्रकार के कहाँ आता है, जैसे जापान में मिलता है, जर्मनी में, इंग्लैंड में, दक्षिण कोरिया हो गया, अमेरिका, फ्रांस इत्यादि देशों में इस प्रकार की खेती को देखने को मिलता है। इसमें जो शस्य सघनता आता है उसमें 200% से अधिक क्षेत्र सघन क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, फसल सघनता आप लोग पढ़े होंगे। फसल सघनता होती है टोटल फसलों की संख्या, ऊपर फसलों की संख्या होती है, फिर फसलों का वर्ष होता है गुणे 100, ये फसल सघनता इससे फार्मूला से निकलता है। जहाँ पर 200% से अधिक फसल सघनता आती है तो वहाँ पर इस प्रकार की खेती का क्षेत्र माना जाता है। याद रखना, गहन खेती उसको कहते हैं जहाँ पर फसल सघनता 200% से अधिक आती है। आ जाते हैं, थोड़ा सा फास्ट लंबा क्लास हो जा रहा है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम ले चलेंगे। देखो समझ में, एक ही बार समझना है, दोबारा आपको ना पढ़ना पड़े। इसमें इसमें देख लीजिए, ये जो आज का जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इसमें केवल कुछ ही चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है, बाकी सब अपने माइंडली दिमाग से ही लगा सकते हैं। तो आगे एक्सटेंसिव मतलब विस्तृत खेती। विस्तृत खेती खुद ही समझ गए, वर्ड से ही आप समझ सकते हैं। इसमें हो गए बड़े आकार वाले जो क्षेत्र होते हैं उसमें यांत्रिक विधियों से जो खेती करते हैं वो हो गए विस्तृत खेती में आता है। इस प्रकार की कृषि में श्रमिकों का उपयोग कम होता है। जब बहुत बड़े आकार में होगा उसमें श्रमिक कहाँ से उपयोग कर पाएंगे, परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा अधिक होती है। इसमें जब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फार्म रहेंगे उसमें प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत ज़्यादा मिलता है। इस प्रकार यद्यपि प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है परंतु कुल उत्पादन काफ़ी अधिक होता है। इसमें जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन अगर टोटल प्रोडक्शन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होता है, विस्तृत आकार में होता है। कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में इस प्रकार की कृषि की जाती है। जहाँ पर जनसंख्या कम होती है वहाँ पर इस प्रकार की खेती की जाती है, लेकिन कृषि भूमि की उपलब्धता अधिक से अधिक रहती है। तो ये हो गया एक्सटेंसिव फार्मिंग में। फिर आगे कंटूर फार्मिंग। कंटूर फार्मिंग आप लोग देखे होंगे जहाँ पर पहाड़ी एरिया होता है, देख लो, कंटूर फार्मिंग की जाती है। नहीं समझ, जहाँ पर आसाम में हो गया, दार्जिलिंग में हो गया, ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई के अलग अलग दो बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कंटूर बोलते हैं। ठीक है, ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई के दो अलग अलग बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कंटूर कहते हैं। ढाल के विपरीत कंटूर रेखा पर किसी भी प्रकार की कर्षण क्रिया द्वारा खेती करना समोच्च खेती कहलाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं समोच्च खेती, इसी को बोलते हैं हिंदी में, उसको कंटूर फार्मिंग बोलते हैं। आप लोग पहाड़ देखे होंगे, पहाड़ में से पतले पतले जो बचे रहते हैं क्षेत्र, इस पर एक जो बिंदु मिलाती है रेखा, काल्पनिक रेखा, उसे कंटूर रेखा बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं समोच्च खेती। ठीक है, इस प्रकार की खेती द्वारा पहाड़ों पर की जाती है। देखिए पहाड़ी क्षेत्र पर की जाती है। इसके द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्र में नमी को सुरक्षित रखा जाता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मृदा क्षरण से बचाव होता है। मृदा संपूर्ण क्षेत्र में नमी का समान वितरण विभिन्न कृषि कार्य में बचत होती है। ठीक है, तो ये समोच्च खेती हो गया। फिर आगे सीढ़ीदार खेती, टेरेसी फार्मिंग। टेरेसी फार्मिंग होता है खेती की वह विधि जिसमें अधिक ढालू भूमि पर ढाल को सीढ़ी में परिवर्तित करके खेती की जाती है। इसमें क्या है कि सीढ़ीदार कृषि, इसमें क्या है कि इसमें हम जो भी खेती की अधिक ढालू भूमि रहती है, पहाड़ी के क्षेत्रों के अलावा भी रहते हैं, तो उसमें हम सीढ़ी नुमा परिवर्तित कर देते हैं खेत को। जैसे एक खेत हो गया, यहाँ तक इसका समतल, फिर दूसरा खेत यहाँ तक इतना दूर है जिसको सीढ़ी नुमा बना देते हैं। तो ये पहाड़ी हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों पर ढालों के रूप में यहाँ पर की जाती है। इस प्रकार की खेती असम हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इत्यादि क्षेत्रों पर किया जाता है। कंटूर और सीढ़ीदार अलग अलग है। निर्वहन खेती हो गया। निर्वहन खेती, खेती करने वाले परिवार के मात्र निर्वाह के भर के लिए फसलें उगाई जाती है। जीविका कृषि इसको नाम ही बोलते हैं। यह कृषि स्थानांतरणशील अथवा स्थानबद्ध दोनों प्रकार की हो सकती है। ये निर्वाह के लिए करते हैं खेती, इसमें कोई अपना इतना प्रोडक्शन नहीं करते हैं कि हम उससे विक्रय है तो हम किसी व्यवसायिक रूप से कर सकें। ये अपने जीवन यापन के लिए इसको खेती करते हैं। विशेष रूप से जब तक कृषि का मुख्य उद्देश्य उत्पादन का किसी उत्पादक विशेष का निजी आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित रहता है, तब हर प्रकार की कृषि जीविका कृषि के अंतर्गत आती है। जी, इसका मतलब अगर इसका जब तक उद्देश्य अपने जीविका उपार्जन के लिए रहेगा तो निजी आवश्यकताओं के लिए रहेगा तो वो जीविका कृषि कहलाता है। इस प्रकार की कृषि में तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, भोजन की आपूर्ति के लिए खाद्य फसलों
प्रमुखता रहती है। इस प्रकार का क्षेत्र हमको चीन, भारत में बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपींस आदि में इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो ये हो गया निर्वाह खेती, जीविका खेती। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग इस प्रकार की ऐसा खेती जिसमें हम उर्वरक, कीटनाशक, कवक नाशक हो गया, फंगीसाइड हो गया, वीडीसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, फर्टिलाइजर, इन सब का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इन प्रयोग नहीं होता है, अपितु जीवांश पदार्थ होता है। कृषि मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। अकार्बनिक खेती अथवा सुसंगत कृषि संज्ञा प्रदान की जाती है इसको। ठीक है, इस प्रकार की पद्धति को पारिस्थितिकी कृषि भी बोलते हैं। इसमें हम ऑर्गेनिक रूप से खाद, गोबर की खाद इसमें हम दे सकते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, बिना कोई भी इसमें रासायनों का उपयोग नहीं करते हैं। ले फार्मिंग क्या है? ले फार्मिंग कृषि फसलों जो वार्षिक जुताई चाहती है, फसल चक्र में 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक चारागाह रखने के लिए ले फार्मिंग कहलाता है। ले फार्मिंग होगा जैसे हमने एक फसल लिया, उसके बाद हम उसको 2 वर्ष से उससे अधिक समय तक हम उसको छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं चारागाह के रूप में, उसे ले फार्मिंग बोलते हैं। स्थानांतरणशील कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको झूमिंग कृषि भी कहते हैं। ठीक है, इसमें ये मानव का आदम व्यवस्था होती है, मानव की बहुत पुरानी पद्धति है कृषि सूचक कृषि। इसमें सबसे पहले कृषि वन को हम खंड के रूप में साफ करके वृक्षों तथा झाड़ियों को जला देते हैं। उसके बाद कुछ वर्षों तक वहाँ पर कृषि की जाती है, जब तक उसमें उर्वरता रहती है तब तक खेती होती है। जब उसमें उत्पादन कम हो जाता है, उर्वरता समाप्त हो जाने पर उसको छोड़कर हम दूसरे स्थान पर यह क्रिया करने चले जाते हैं। इसलिए इसे काटना और जलाना अथवा बुश फैलो कृषि भी कहा जाता है। इसमें खेतों का आकार काफ़ी छोटा होता है। यह एक साथ कई फसलों की कृषि की जाती है। विश्व के उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जंगली भागों में इस प्रकार की कृषि अनुकूलता से की जाती है। इसका मतलब है जूमिंग खेती का मतलब हो गया, यहाँ पर लोग आते हैं, जंगलों को काट कर साफ कर वहाँ पर खेती करते हैं, जब तक उसमें उर्वरा शक्ति रहती है तब तक उसमें खेती करते हैं। उसके बाद फिर उसको वहाँ से छोड़कर फिर अन्य जगहों पर चले जाते हैं। उनकी प्रक्रिया यही रहती है। उसको बुश फैलो कृषि भी बोलते हैं। प्लेसमेंट एग्रीकल्चर इसको बोलते हैं। यह कृषि स्थानांतरणशील जो होता है, यह कृषि स्थानांतरणशील कृषि के एकदम विपरीत होता है। ठीक है, यह प्लेसमेंट होगा स्थानबद्ध होता है। स्थानांतरणशील कृषि क्या होगा, जिसमें हम इसको चेंज कर सकते हैं, कहीं भी जाकर हम स्थान परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, उसके लेकिन प्लेसमेंट एग्रीकल्चर का मतलब इसमें हम किसी भी स्थान पर अस्थायी रूप से निवास करने वाले किसान उसके परिवार द्वारा मिलजुल कर कृषि कार्य करते हैं। विश्व में प्रकार कृषि सर्वाधिक प्रचलन है। इसमें फसलों को हेर फेर कर बोया जाता है, जिसमें भूमि की उर्वरता सुरक्षित रहे। इसमें क्या है, हम एक बार धान बोए, फिर उसका गेहूँ, फिर बाजरा, ज्वार, ऐसे ये पारिवारिक लोग इसमें खेती करते हैं। ठीक है, परिवार के लोग। तो हो गया अस्थायी बद्ध कृषि। फिर आगे व्यापारिक रोपण, कमर्शियल प्लांटेशन ऑफ एग्रीकल्चर। यह एक प्रकार के पूर्णतः व्यापारिक उद्देश्यों से की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यापार करना, जिसमें नकदी फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, नकदी फसल, जिसके अंतर्गत बड़े बड़े फार्मों की स्थापना करके उद्योगों के बाद किसी एक फसल का विशेष कृषि की जाती है, जैसे रबर, कोको, नारियल, कहवा, चाय, पटसन, हैम, कपास, अनानास, केला, गन्ना इत्यादि फसलें जो हो गई, ये डायरेक्टली नकदी, जिसमें हम कोई भी क्रिया न करके उसे डायरेक्टली हम उसमें नगद रूप से बेच सकते हैं, वो नकदी फसलें कहलाती हैं। इस प्रकार की कृषि का विस्तार हम कहाँ देखते हैं, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक यह सीमित है। ठीक है, तो ये व्यावसायिक रूप से कृषि। फिर आगे ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग क्या है, या फिर व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली सब्जियों एवं फल फूलों की कृषि। इसमें सब्जी मेनली रूप से सब्जी, फल फूलों, जिसका परिवहन ट्रकों से अधिक उपयोग किए जाने के कारण इसका ट्रक फार्मिंग किया जाता है। इसमें क्या है, बड़े रूप से हम इसमें सब्जियों, फल फूलों का उत्पादन करते हैं, जिसको हम ट्रक के माध्यम से, परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार की कृषि का विकास विश्व के औद्योगिक क्षेत्रों के समीपवर्ती भागों में हुआ है, जहाँ से उत्पादों की नियमित आपूर्ति की जाती है। अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क, इस प्रकार की खेती। ट्रक फार्मिंग का मतलब होता है कि जहाँ पर परिवहन की सुविधा होती है, वहाँ पर हम बेसिकली इसमें हम सब्जियों, फूल और फल का प्रोडक्शन लेते हैं, और यह बड़े बड़े रूपों में की जाती है, जिससे हम प्रोडक्शन लेकर हम मंडियों तक पहुँचाते हैं ट्रक के माध्यम से, ट्रक फार्मिंग बोलते हैं। फिर आगे मल्टीपल क्रॉपिंग, बहुफसली सस्यन। बहुफसली फसलों उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत कई फसलों को एक अल्पकालिक अनुक्रम में उसी खेत में उगाया जाता है।
तो इन फसलों के बीच जीवन काल में उनके बीच इंटरक्रॉप लेने से प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि की जाती है। बहुफसल सस्यन कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिदिन प्रति इकाई क्षेत्र पर उत्पाद वृद्धि के साथ संपूर्ण उत्पादन में वृद्धि करना होता है। बहुफसली सस्यन का मतलब होता है एक ही फसल में उसमें एक ही भूमि पर उसमें कई प्रकार के फसल हम उगाते हैं। उसमें बीच में एक फसल के बाद दूसरे फसल के बीच का जो समय बचता है उसमें हम किसी छोटे फसल के रूप में इंटरक्रॉप के रूप में उसमें उगा लेते हैं, उसे हम बहुफसली सस्यन बोलते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि हम प्रतिदिन प्रति इकाई क्षेत्र पर उत्पाद वृद्धि करना। इंटरक्रॉपिंग क्या है? अंतर सस्यन, एक ही खेत में एक से अधिक, ठीक है, एक ही खेत में एक ही साथ दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित दूरी पर एक निश्चित अनुपात में उगाने को कृषि को अंतर इंटरक्रॉपिंग में आप लोग देखो गेहूं और सरसों का रेशियो हमेशा 9:1 रखते हैं। 9 लाइन रहता है गेहूं का, फिर 1 लाइन सरसों का। तो ये हो गया सटैरिया और रेड ग्राम का हो गया ये 5:1। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत हमेशा पूछा जाता है इंटरक्रॉपिंग में, ठीक है। जब एक ही खेत पर एक ही साथ दो या दो से अधिक फसलों को निश्चित दूरी पर निश्चित अनुपात में उगाते हैं तो इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। जैसे सरसों और गेहूं का हो गया 9:1। यहाँ पर शस्य गहनता स्थान आयाम स्पेस डायमेंशन में पूरी होती है। ऐसी फसलें प्रायः उन फसलों के साथ ली जाती हैं जिसमें पंक्ति से पंक्ति का फासला अधिक होता है। यह जीविकोपार्जन खेती का भिन्न अंग है। इसका मुख्य उद्देश्य दो फसलों के रिक्त स्थानों पर अधिक फसलों उत्पादन हेतु उपयोग में लाना होता है। यहाँ पर शस्य गहनता स्थान या आयाम होता है। इसमें यह है कि यहाँ उन फसलों को साथ ले जाते हैं जिसमें पंक्ति से पंक्ति का फासला अधिक होता है, ठीक है। उन्हीं पंक्तियों के बीच हम दूसरे फसल के रूप में इंटरक्रॉप के रूप में उपयोग कर लेते हैं। फिर आ जाता है सतत सस्यन, सिक्वेंटियल क्रॉपिंग, ठीक है। किसी खेत में एक वर्ष में दो या दो से अधिक फसलों को शीघ्र क्रम में, ठीक है, एक खेत में है उसे एक ही वर्ष में दो या दो से अधिक फसलों को शीघ्र क्रम क्विक सक्सेशन में उगाना सतत सस्यन कहलाता है, ठीक है। सिक्वेंशियल क्रॉपिंग कहलाता है। ऐसे सस्यन में पहले फसल की कटाई एक शीघ्र क्रम में होती है, ठीक है। मक्का की कटाई तुड़ाई के तुरंत बाद ही आलू को लगाना, आलू को खोद कर तुरंत मिर्च को लगाना और सतत सस्यन का उदाहरण है, ठीक है। इसका मतलब यह खेत में एक वर्ष में दो या दो से अधिक फसलों को एक शीघ्र क्रम उगाते हैं, मतलब कि उसमें खेत को खाली नहीं छोड़ते हैं, एक क्रम में एक सीक्वेंस में हम उसमें उत्पादन करते रहते हैं। फिर आता है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग क्या है? अनुपद सस्यन। रिले क्रॉपिंग उसको अनुपद सस्यन बोलते हैं। रिले का मतलब होता है कि अवधारण, रिले दौड़ होती है। रिले दौड़ आप लोग जानते होंगे कि रिले दौड़ में 4 धावक अपने हाथ में झंडे को लेकर दौड़ते हैं। पहला धावक अपने दौड़ के अंतिम चरण से पहले ही दूसरे धावक को, तीसरा चौथे धावक अपना झंडा बढ़ा देता है। यह अनुपद सस्यन में झंडे का स्थान खेत हो जाता है तो धावक का स्थान फसल हो जाती है। इसी प्रकार रिले दौड़ की तरह ही इसमें होता है कि इसमें 4 धावक रहते हैं, जैसे कई लोग रहते हैं, कई फसलें रहती हैं, तो उसमें एक फसल कटाई से पहले दूसरी फसल उसमें हम बुआई कर देते हैं और उसमें तैयार हो जाता है। ये हो गया रिले क्रॉपिंग। एक दूसरे से वो इंटरक्रॉप में जुड़ी रहती हैं। इसमें पूर्ववर्ती फसल काटने से पहले ही आगामी फसल को लगा दिया जाता है, लेकिन इसमें ध्यान रखा जाता है कि दोनों फसलों में प्रतियोगिता निम्नतम हो, इसलिए इसे आगामी फसल की बुआई पूर्ववर्ती फसल के कार्य की फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी के बाद ही करनी चाहिए। जब वो मेच्योर हो जाए तो उसके बाद दूसरी फसल की ही हम उसमें बुआई कर देते हैं, ठीक है। ये रिले क्रॉपिंग हो जाता है। इस पद्धति की कौन सी दी है? डॉक्टर शेर सिंह बेंस ने भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के लिए निम्नलिखित रिले फसल पद्धति की अनुशंसा की थी। मूंग, मेज, पोटैटो, व्हीट। बिहार और बंगाल में प्रचलित पैरा सस्यन, पैरा क्रॉपिंग, ठीक है, पैरा और उटेरा क्रॉपिंग, ये 2 प्रकार के क्रॉपिंग वहाँ पर प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में प्रचलित जो है उटेरा क्रॉपिंग को भी अनुशंसित रिले क्रॉपिंग में ही रखा गया है। पैरा और उटेरा क्या है? पैरा धान की फसलें जो होती खरीफ की फसलों में ही उसकी कटाई से पहले हम दूसरी फसल को उसमें बुआई कर देते हैं, तो कि पैरा हो गया। उटेरा में हम रबी सीजन, जायद सीजन हो गया। इस प्रकार की खेती में जो है पद्धति में मृदा में कार्बन का संग्रहण होता है, ठीक है, रिले क्रॉपिंग में।
मिक्स्ड सस्यन, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है, जब किसी खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को बिना किसी पंक्ति विन्यास, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गया। मिक्स्ड फार्मिंग होता है तो वहाँ पर हो गया वो एक निश्चित दूरी पर होता है, ठीक है, एक निश्चित दूरी पर होता है, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गया, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग जो होता है उसमें हम कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी उपयोग कर सकते हैं हम, तो ये हो गया मिक्स्ड फार्मिंग हो गया, ठीक है। और मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गया, इसमें विभिन्न प्रकार के फसलों को हम एक दूसरे से जोड़कर करते हैं, वो मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गया। मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया, मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया, इसमें विभिन्न फसलों को, ठीक है, उनके जो अल्पकालीन अनुक्रम में उसी खेत पर उगाया जाता है, ठीक है, उनके जो बीच दो फसलों के बीच में जो समय अंतराल बचता है उसको हम उपयोग करते हैं, वो बहुफसली सस्यन हो गया, मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग क्या हो गया, इंटर क्रॉपिंग में दो से अधिक फसलों को एक निश्चित दूरी के अनुपात में एक साथ उपयोग करते हैं, बुआई करते हैं, हो गया इंटर क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या हो गया, इसमें बिना किसी नियम से ही एक का मिलाए के छिड़काव कर दिया, वो है ये मिक्स्ड क्रॉपिंग। फिर आ जाता है सस्य क्रम पद्धति, क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब क्या हो गया, ठीक है, सस्यन पद्धति का मतलब क्या है, इसका अभिप्राय किसी फार्म अथवा खेत की फसल उत्पादन प्रयुक्त कृषि क्रियाओं से है, ये हो गया, ठीक है। सस्यन पद्धति में समस्त प्रकार के सस्य क्रम मतलब क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग सिस्टम में क्या है कि इसमें जो भी फसल उत्पादन के लिए क्रियाएं की जाती हैं, कृषि क्रियाएं की जाती हैं, वो हो गया प्रयुक्त, हो गया क्या हो गया ये क्रॉपिंग सिस्टम। तो क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर ही क्रॉपिंग पैटर्न आता है, सम्मिलित किया जाता है। सस्यन क्रम फसलों के उगाने के वार्षिक क्रम अथवा किसी स्थान या क्षेत्र की फसलों को उगाने की व्यवस्था को कहते हैं, ठीक है। सस्यन क्रम क्या है, फसलों को उगाने के वार्षिक क्रम, जो भी क्रम होता है किसी स्थान क्षेत्र में फसलों को उगाने की व्यवस्था को ही कहते हैं। इंटरक्रॉपिंग सिस्टम क्या है, सह फसली पद्धति क्या है, फसल लेने की वह पद्धति जिसमें बीच में फसल लेने की प्रतिस्पर्धा उल्लेखनीय मात्रा मौजूद रहती है, अथवा दो या दो से अधिक फसलें एक साथ एक ही क्षेत्र पर लेने को सह फसली पद्धति बोलते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक फसलें एक साथ एक ही क्षेत्र पर लेने को सह फसली पद्धति बोलते हैं। इंटरक्रॉपिंग में एलईआर बढ़ता है, अर्थात परोक्ष रूप से भूमि का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ज्ञातव्य है कि मानक एलईआर 1.4 से अधिक होगा तभी सह फसली पद्धति लाभदायक होगी। दियारा खेती आ गया। दियारा खेती क्या है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दियारा खेती इसे नदियारी बाउल लाइक स्ट्रक्चर की खेती भी बोलते हैं। जिन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में अक्सर बाढ़ आती है, जिन क्षेत्रों पर बाढ़ आती है वहाँ पर ये किया जाता है। उन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी निकाले जाने के बाद वर्षा ऋतु के अंत में उन क्षेत्रों पर फसलों की बुआई को दियारा खेती बोलते हैं। ये नदियों के किनारे वाले भूमि में सम्मिलित होती है। उत्तर पूर्व बिहार के बाढ़ वाले क्षेत्रों पर इसका उपयोग किया जाता है, दियारा खेती। अवरोध परत खेती क्या है, मल्च फार्मिंग। यह खेती की वह प्रणाली जिसमें खेत के जीवांश अवशेषों को भूमि सतह पर ही छोड़ दिया जाता है। खेत की जुताई करके जीवांश पदार्थों को भूमि में नहीं मिलाते हैं। इसका उद्देश्य भूमि संरक्षण और वाष्पीकरण को कम करना होता है। इसका अवरोध परत का क्या मतलब, मल्च फार्मिंग मतलब है कि इसमें हम खेत की प्रणाली जिसमें खेत में जीवांश अवशेष को भूमि की सतह पर ही छोड़ देते हैं और खेत की जुताई इसमें नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें भूमि का उद्देश्य भूमि संरक्षण और वाष्पीकरण को कम करना रहता है। भूमि की वाष्पीकरण ज़्यादा होने के लिए हम भूमि की जुताई करते हैं ताकि भूमि सूख जाए। फ्लोटिंग फार्मिंग इसको बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, तैरती हुई खेती। यह सब्जी उत्पादन की एक विधि है जो कश्मीर घाटी के डल झील में देखने को मिलती है। तैरते हुए पानी में जो होती है वो हाइड्रोपोनिक्स भी इसको बोलते हैं। पट्टीदार खेती स्ट्रिप फार्मिंग, यहाँ जल अपर्दन को प्रभावित क्षेत्रों में ढाल के विपरीत दिशा में अवरोधी फसलों को एकांतर पद्धति में उगाकर खेती करना पट्टीदार खेती कहलाता है। इस प्रकार की खेती में उपयुक्त फसल को स्ट्रिप क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। ये पट्टीदार खेती हो गया, स्ट्रिप क्रॉप्स। तो इस प्रकार से मैंने क्रॉपिंग पैटर्न, पूरा क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में पूरा जो भी बताया इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन रहता है। मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया,
ट्रक गार्डनिंग हो गया, इंटर क्रॉपिंग हो गया, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, इंटर क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है। तो इसमें सब कुछ मैंने बता दिया। दीरा खेती क्या है, झूमिंग खेती क्या है, इन सबको मैंने पूरे इस वीडियो में संपूर्ण चर्चा किया है। एक बार आप लोग इसको वीडियो को जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और वन शॉट वीडियो में हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे, कोई ना कोई सब्जेक्ट लेकर हम आएंगे। अगला टॉपिक होगा एक्सटेंशन एजुकेशन, जो कि बहुत छोटा टॉपिक है। टॉपिक तो बड़ा है लेकिन इसमें छोटा करके दे दिए हैं वन शॉट वीडियो में, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वन लाइनर वही सब लेकर आएंगे, जो कि नॉर्मल एग्जाम में यही सब पूछता है। हमको एक्सटेंशन एजुकेशन से पीएचडी नहीं करना है, हमको ईजीटी के लिए नॉर्मल जो एग्रीकल्चर की एग्जाम होंगे उसमें ये सब पूछा जाता है। तो हम मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यार, और इसको आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और भी हमारे वीडियो जो भी हैं एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी चीज़ रहती है हम इसमें शेयर करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।